इंट्रोडक्शन करने जा रहा हूं बच्चों कि संसद का जो संसद है, संसद के कामकाज क्या है। ठीक है, फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट क्या है, और इस पर बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा भी है। जैसे कि संसद का प्रतिनिधित्व संबंधी जो कार्य है उस पर बीपीएससी ने प्रश्न पूछा है। इसके अलावा प्रतिनिधि संबंधी कार्यों के अलावा बीपीएससी ने और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं संसद के कामकाज से जुड़े हुए जिन पर क्या है, जिन पर आपसे क्या है प्रश्न क्या पूछा गया है। कुछ साल पहले हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी ने एक किताब लिखी थी, द कोएलिशन ईयर्स। द कोएलिशन ईयर्स में उन्होंने 1996 से 2012 तक के अपने व्यक्तिगत अनुभवों को आधार बनाकर राष्ट्रीय घटनाक्रम को समझने की कोशिश की थी, राष्ट्रीय घटनाक्रम को अपने परिप्रेक्ष्य से उन्होंने देखा था। तो उस किताब में उन्होंने ये बात कही थी कि इफेक्टिव जो पार्लियामेंट्री जो डेमोक्रेसी होती है, इफेक्टिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी रिलाइज ऑन द 3 Ds: डिबेट, डिसेंट एंड डिस्कशन, या डिबेट, डिसेंट एंड डिसीजन। However, over a period of time, a 4th D, disruption, has been injected into the system। बहुत ही कम शब्दों में हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भारत की संसदीय प्रणाली के कमजोर होने के कारक को, जिसको उन्होंने डिसरप्शन कहा, जिसको उन्होंने व्यवधान कहा, उस व्यवधान होने वाले कारक को उन्होंने बताया। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग जब पार्लियामेंट्री सिस्टम को समझें, पार्लियामेंट्री सिस्टम को जब हम लोग देखें, तो हम लोग जो रिसेंट में जो चीजें हैं, जो हो रही हैं, उनको भी क्या है समझें। दुनिया भर में जो संसद हैं, मतलब केवल मैं भारत की ही बात नहीं कर रहा हूं, विश्व स्तर पर अगर विभिन्न देशों की संसदीय प्रणालियों का खास तौर पर अध्ययन किया जाए तो दुनिया भर के देशों में कार्यपालिका का नेतृत्व और उसका जो प्रभाव है वह प्रभाव क्या है, बढ़ा है। कार्यपालिका के नेतृत्व का जो बढ़ता हुआ प्रभाव है उसमें 2 प्रवृत्तियां दिखाई पड़ती हैं। पहला, एक राजनीतिक शक्तियों के प्रवाह के संदर्भ में क्या है चीजें हैं कि जो राजनीतिक शक्तियों का प्रवाह है उस प्रवाह में जो कार्यपालिका है वो कार्यपालिका ज्यादा स्ट्रांग हुई है। और दूसरा, मजबूत कार्यपालक नेतृत्व, जो मजबूत कार्यपालक नेतृत्व है उसके संदर्भ में भी अगर हम लोग देखा जाए तो हम दरअसल लोकतंत्र में जो जितने भी सरकार के ऑर्गन्स हैं उसमें केवल कार्यपालिका वाला ऑर्गन जो है, उस कार्यपालिका वाले ऑर्गन को ही क्या है हम बहुत क्या है इंपॉर्टेंट वे में क्या है समझ पाते हैं, इंपॉर्टेंट वे में क्या है हम उसको नोटिस करते हैं। संसदीय व्यवस्था में कैबिनेट प्रणालियां जो हैं वो प्रधानमंत्री प्रणालियों में जब भी आप परिवर्तित होते हुए देखते हैं, कैबिनेट में सामूहिक जो नेतृत्व होता है वो नेतृत्व करता है, लेकिन जब कैबिनेट में केवल प्रधानमंत्री ताकतवर हो जाए और प्रधानमंत्री ही सब कुछ हो जाए तो कैबिनेट प्रणाली या फिर जो संसदीय प्रणाली है जिसमें सामूहिक नेतृत्व और सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है वो प्रधानमंत्री शासन में क्या बदल जाती है। प्रधानमंत्री शासन में संसदीय व्यवस्था का बदलना दरअसल संसदीय प्रणाली का पतन है, संसदीय प्रणाली की कमजोरी है। क्यों? क्योंकि वो अध्यक्षीय प्रणाली के पास पहुंच गई। अध्यक्षीय प्रणाली में नियत कार्यपालिका को, फिक्स्ड एग्जीक्यूटिव को बहुत महत्व देते हैं, जबकि संसदीय प्रणाली में अकाउंटेबल जो एग्जीक्यूटिव है, वो अकाउंटेबल जो एग्जीक्यूटिव है उसको क्या महत्व दिया जाता है। तो यहां पर ये सब चीजें हैं। फिर इसके साथ ही क्या है कि जो विधायिका है, विधायिका का भी पतन हुआ है हमारे देश में। आप देख लीजिए, संसद में कामकाज या बहस और राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होने के बजाय संसद बहुत समय तक क्या है बिना कामकाज के ही उसके सत्र के सत्र क्या हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। तो ये जो कार्यपालिका के नेतृत्व का बढ़ता हुआ प्रभाव है इसने भी, और विभिन्न सिस्टमेटिक जो फैक्टर्स हैं उन सिस्टमेटिक फैक्टर्स की जो वर्किंग है उस वर्किंग के कॉन्टेक्स्ट को भी अगर देखा जाए तो जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैं, जो कंटेम्पोररी डेमोक्रेसीज हैं उसमें संसद कमजोर पड़ी है और संसदीय प्रणाली भी क्या है कमजोर पड़ी है। तो विधायिकाओं के पूरी दुनिया में क्या काम है, क्या संसद के दोनों जो सदन होते हैं उनके काम समान हैं, क्या दोनों सदनों की शक्तियों में फर्क है, ये सब समझने के पहले संसद क्या करती है, उसका कामकाज क्या है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट, इस पर आपसे मुख्य परीक्षा में बहुत अच्छे प्रश्न क्या पूछे जाते हैं। तो संसद के कामकाज में बच्चों जो पहला जो आपसे मैं डिस्कशन करूंगा वह संसद के विधायी कामकाज, संसद का जो विधायी कामकाज है उस विधायी कामकाज या जो संसद का लेजिस्लेटिव फंक्शन है, लेजिस्लेटिव जो फंक्शन है उस लेजिस्लेटिव फंक्शन पर हम लोग क्या है यहां पर क्या है ध्यान देंगे। संसदीय कामकाज के, विधायी कामकाज के अलावा संसद का सबसे महत्वपूर्ण काम है कार्यपालिका पर नियंत्रण करना, कार्यपालिका को जिम्मेदार बनाना, उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना। तो यहां पर दूसरा विधायी कामकाज, दूसरा कार्यपालिका पर नियंत्रण तथा उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना। कार्यपालिका पर कार्यपालिका पर नियंत्रण तथा उसका जो उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना है इसका है कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी। तो यहां पर इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी जो संसद का वित्तीय कार्य है, जो फाइनेंशियल फंक्शन है उस फाइनेंशियल फंक्शन को क्या है हम लोग देखेंगे, फाइनेंशियल पावर ऑफ द पार्लियामेंट को समझने की कोशिश करेंगे और बहुत प्रिसाइजली इस बात को समझेंगे कि कैसे जो ये फाइनेंशियल फंक्शन है वो फाइनेंशियल फंक्शन भी कैसे इसका जो नेचर है वो कैसे कमजोर पड़ा है, और इसके साथ ही क्या है कि संसद क्यों कमजोर पड़ी है। क्या ऐसा तो नहीं है कि जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स हैं जिन पर बीपीएससी ने पहले भी प्रश्न पूछा था कि कहीं वो सेंट्रल सेक्टर जो स्कीम्स है उन स्कीम्स की वजह से हमारी जो संसद है उसका जो फाइनेंशियल फंक्शन है वो फाइनेंशियल फंक्शन क्या है प्रभावित हुआ है। संसद एक और काम करती है बच्चों जिसको हम लोग कहेंगे प्रतिनिधित्व का कार्य, इसको रिप्रेजेंटेशन का काम क्या है कहेंगे, प्रतिनिधित्व का कार्य भी उसका बहुत महत्वपूर्ण है। संसद जो यहां पर प्रतिनिधित्व का काम करती है तो ग्रुपों का प्रतिनिधित्व करती है, रीजनल सोशल इकोनॉमिक सब रिप्रेजेंटेशन उसमें होता है। संसद का एक और काम है वो डिबेटिंग फंक्शन करती है। संसद जो है वो बहस का बहुत बड़ा क्या है मंच है। तो यहां पर
डिबेटिंग फंक्शन। फिर इसके साथ ही संसद कुछ लोगों को अपॉइंट करने का कार्य करती है, तो कुछ लोगों का जो अपॉइंटमेंट है या फिर कुछ लोगों को हटाने का जो कार्य है वो उसका संवैधानिक कार्य है। तो जो अपॉइंट करने का कार्य उसमें निर्वाचन संबंधी कार्य भी है और इसके साथ उसके कुछ संवैधानिक कार्य है। तो इन दोनों को क्या है कि नेक्स्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन और निर्वाचन संबंधी कार्य इलेक्टोरल फंक्शन। ये 7 कार्यों के माध्यम से जो संसद के विभिन्न जो पहलू हैं वह पहलू क्या है उसको क्या देखेंगे। मैं कुछ प्रश्न ले रहा हूं कि सर बहुत सारा अच्छा एक है कि ओके है सर, साथ में लिखेंगे या पीडीएफ मिलेगा, साथ में लिखेंगे और पीडीएफ भी मिल जाएगा, दोनों होगा। अमेरिका के सीनेट सॉवरेन है कि नहीं है? अमेरिका एक, अब इसमें रोशन अभिमन्यु कुमार का प्रश्न है, तो अभिमन्यु, अमेरिका एक अध्यक्षीय प्रणाली वाला देश है। अध्यक्षीय प्रणाली पूर्णतः शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित है। शक्तियों का पृथक्करण का मतलब है कि उसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियां बांटी जाती हैं और जब विधायिका की शक्तियां बांटी जाएंगी तो सीनेट वहां की विधायिका है, जो कांग्रेस है, कांग्रेस में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट है, तो दोनों की शक्तियां जब बटेंगी, मतलब तीनों अंगों में बटेंगी, तो कोई भी क्या है सॉवरेन नहीं हो सकता। मतलब ये क्या है, ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में संसद संप्रभु है। भारत और अमेरिका दोनों संघात्मक प्रणालियां भी हैं, इसलिए संघात्मक प्रणालियों में संविधान संप्रभु होता है, लोग संप्रभु होते हैं, वहां पर संसद सर्वोच्च और संप्रभु नहीं होती है। तो ये मोटी सी बात है जिसको आपको कॉन्सेप्ट के लेवल पर क्या है ध्यान में रखना है। अब यहां पर बच्चों सबसे पहले क्या है, हम लोग यहां पर जो लेजिस्लेटिव फंक्शन है उस लेजिस्लेटिव फंक्शन को समझते हैं। तो ये मैंने 6-7 पॉइंट आपसे डिस्कस किया कि संसद का कामकाज, इस पर आईएएस 2013 में और आईएएस 2019 में बच्चों इसी टॉपिक से प्रश्न क्या पूछा गया है और अगर मैं ठीक याद कर रहा हूं तो इससे बीपीएससी से भी एक क्या है पीवाईक्यूज क्या है उनको देखेंगे तो पूछा गया है। अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट डायमेंशन पर आते हैं। यहां बच्चों क्या है कि सबसे पहले संसद का पहला काम देखते हैं और वो है विधायी कामकाज। यहां पर जो संसद का पहला विधायी कामकाज है उसमें पार्लियामेंट और हम लोग अगर एग्जीक्यूटिव के डिफरेंस को समझें, संसद के विधायी कामकाज को समझने के लिए हमें यहां पर क्या है कि जो विधायिका के तौर पर जो संसद का काम है और विधायिका के तौर पर जो संसद का काम है मतलब जो लोकसभा व जो राज्यसभा का कार्य है और कार्यपालिका के तौर पर जो मंत्रिपरिषद का कार्य है, कार्यपालिका के तौर पर जो मंत्रिपरिषद का कार्य है। अगर विधायिका के संदर्भ में हम लोग देखें तो विधायिका क्या करती है, वो या तो लेजिस्लेशन को इनैक्ट करती है या विधायिका जो है वो लेजिस्लेशन को अप्रूव करती है। मतलब यहां पर कि विधायिका जो है या तो जो कानून है उस कानून को बनाने का काम करती है या कानून को अनुमति देने का काम करती है। अप्रूव लेजिस्लेशन, ये दो चीजें हैं। जो एग्जीक्यूटिव है ये क्या काम करती है, ये किसी भी बिल को, किसी भी विधेयक का ड्राफ्ट तैयार करती है। तो यहां पर क्या है कि ड्राफ्टिंग द बिल, विधेयक का मसौदा तैयार करने का काम। विधेयकों के मसौदा तैयार करने के काम के अलावा जो टाइमिंग ऑफ द बिल है, कैबिनेट या जो मंत्रिमंडल है, यह मंत्रिमंडल जो है तय करता है कि किस सत्र में कब कोई विधेयक संसद के किस सदन में पेश किया जाएगा, यह भी क्या है, यह तय करता है। और इंट्रोडक्शन जो होता है, मतलब यहां पर किसी विधेयक को पेश करने का काम, अगर वो सरकारी विधेयक है, विधेयक को वर्गीकरण कई प्रकार से करते हैं, विषय वस्तु के आधार पर साधारण विधेयक, वित्तीय विधेयक और संशोधन विधेयक, इस तरह से वर्गीकरण करते हैं। और विधेयक पेश करने वाले के आधार पर विधेयक दो प्रकार के होते हैं। जब सत्ता पक्ष के मंत्रिपरिषद के सदस्यों के द्वारा विधेयक पेश किया जाता है, मंत्रिमंडल के सदस्यों के द्वारा पेश किया जाता है, तो उसको सरकारी विधेयक कहते हैं। और जब मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद के बाहर किसी सांसद के द्वारा कोई विधेयक पेश किया जाता है तो उसको गैर सरकारी विधेयक, प्राइवेट बिल कहते हैं। तो जितने भी गवर्नमेंट बिल हैं वो मंत्री के द्वारा क्या है पेश किए जाएंगे, प्राइवेट मेंबर्स बिल को क्या छोड़ दिया जाए, तो विधेयक को मंत्री क्या है पेश करते हैं। दरअसल ये कहने के लिए अगर हम लोग व्यवहारिकता और आज की बात समझें तो विधेयक जितने भी सरकारी होते हैं उनकी एक एक चीज को बनाने का काम, उनको विधेयक लाना है ये निर्णय, विधेयक के मसौदे को तैयार करने का मंत्रालय का काम, कानून मंत्रालय या फिर कानून मंत्रालय के साथ साथ अटॉर्नी जनरल को उसके संवैधानिक विधिक पक्षों पर ध्यान देने का कार्य, ये जितने भी कार्य हैं विधेयकों से संबंधित, ये सारे काम कार्यपालिका के हैं। ठीक है, सरकारी विधेयकों के संदर्भ में विधेयक की टाइमिंग को भी निश्चित करने का काम ये भी कार्यपालिका का है और विधेयकों को मंत्री ही सदन में पेश करते हैं। लेकिन जो यहां पर इंपॉर्टेंट बात है कि विधेयक को पेश करने के बाद उस विधेयक पर जो बहस होगी और बहस के बाद जो पारित किया जाएगा ये काम संसद का है। अब जैसे आप पिछले सत्र में आपने देखा होगा कि वक्फ जो विधेयक है उस विधेयक को सरकार ने पेश कर दिया, उसके बाद इसे कमेटी को विचार करने के लिए दे दिया गया। तो यहां पर क्या है कि जो ये विचार करने का काम है ये विधायी कामकाज है। इसलिए क्या है कि आज पूरी तरह से किसी भी कानून को बनाने की प्रक्रिया विधायिकाएं भले ही नहीं करती हैं, लेकिन कानून को अनुमति देने की या बनाए गए तैयार किए गए कानून को अप्रूव करने की जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी क्या है, अभी भी संसद के द्वारा निभाया जाता है। और दुनिया में कहीं पर भी गवर्नमेंट का जो लेजिस्लेटिव ऑर्गन होता है उसका लेजिस्लेशन फंक्शन जो होता है वो फंक्शन ही मेन होता है, इसीलिए लेजिस्लेटिव ऑर्गन बनाया भी जाता है। तो संसद क्या करती है,
संसद मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद या कार्यपालिका के द्वारा तैयार किए गए विधेयकों को अनुमति प्रदान करके उनको कानून बनने का महत्वपूर्ण कार्य संपादित करती है। और यह संसद का जो महत्वपूर्ण कार्य है वो पॉलिसी को लेकर, वो नीतियों को लेकर क्या है, सबसे नीतियों के संदर्भ में सबसे ज्यादा क्या है, निर्णायक है, सबसे ज्यादा निर्धारक है। तो एग्जीक्यूटिव के द्वारा भले ही उसका रोल बढ़ने से बहुत सारे मामलों में कानून बनाने की प्रक्रिया में एग्जीक्यूटिव के पास अपर हैंड है, कार्यपालिका जो है वह बहुत निर्णायक रोल में है, लेकिन अभी भी संसद के द्वारा, संसद जो है उसके विधायी कामकाज के तहत किसी भी विधेयक को अनुमति देकर उस विधेयक को पारित करके कानून बनाने का जो कार्य है वह कार्य क्या है, संसद के द्वारा संपादित किया जाता है। इसलिए संसद का एक महत्वपूर्ण कार्य है। तो यहां पर विधायी कामकाज मैंने आपको क्या है डिस्कस किया, और मैंने इस पॉइंट पर ज्यादा डिस्कशन किया। मैंने यह भी आपको बताया कि आज जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है, तो मॉडर्न डेमोक्रेसी में विधेयक का मसौदा तैयार करने का काम, कब कोई विधेयक किस समय पेश किया जाएगा, ये सब काम, और विधेयक को मंत्री के द्वारा पेश किए जाने की व्यवस्था, ये सब कार्यपालिका का रोल है। लेकिन फिर भी किसी विधेयक को इनैक्ट करना और उसको अप्रूव करने का काम जो है वो अभी भी क्या है, अभी भी संसद का काम है। और यहीं पर लगे हाथ आपको यह भी बता दूं कि जब आप विधेयक के बारे में पढ़ते हैं तो विधेयक क्या है, विधेयक किसी कानूनी प्रस्ताव की रूपरेखा को कहते हैं। विधेयक क्या है, किसी कानूनी प्रस्ताव की रूपरेखा को विधेयक कहते हैं। विधेयकों का जो वर्गीकरण है वह दो आधार पर होता है। एक, विधेयक के विषय वस्तु के आधार पर। विषय वस्तु के आधार पर विधेयक जो होते हैं तो साधारण विधेयक होते हैं, इसके साथ ही वित्तीय विधेयक होते हैं और संशोधन विधेयक होते हैं। दूसरा क्या है, पेश करने वाले के आधार पर। तो इसमें क्या है, सरकारी विधेयक होते हैं, और दूसरा क्या होता है, निजी विधेयक। क्या होता है, तो सरकारी विधेयक और निजी विधेयक। जो निजी विधेयक होता है यह क्या है, मंत्रिपरिषद से बाहर का कोई भी सदस्य जब कोई विधेयक क्या है पेश करेगा तो वह निजी विधेयक होगा। ठीक है। जो सरकारी विधेयक हैं यहां पर क्या है, सरकार की भूमिका, और सरकार में किसकी भूमिका, कार्यपालिका की भूमिका बहुत अहम होती है। लेकिन अभी भी विधायिका या संसद जो है ऐसे विधेयकों को अनुमति प्रदान करती है, इसलिए उसकी भूमिका या इसलिए इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो कॉन्टेक्स्ट इस मामले में क्या है, प्रमुख है। तो इस बात को क्या है आपको बताना होगा, इस बात को समझना होगा। एक तो ये मैंने आपको बताया। फिर दूसरे पॉइंट पर आते हैं। जो दूसरा पॉइंट मैंने लिया था वो दूसरा पॉइंट बच्चों ये था कि कार्यपालिका पर नियंत्रण तथा उसका उत्तरदायित्व क्या है सुनिश्चित करना। तो हम लोग एक नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। दूसरा, कार्यपालिका पर नियंत्रण तथा उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना, ये दूसरा पॉइंट है। यहां पर सबसे पहली बात यह है कि कार्यपालिका पर संसद कैसे नियंत्रण करती है। इस चीज को जानने के पहले यह कहा जाता है, इस बात को भी आप समझिए कि यह संसद का सबसे महत्वपूर्ण काम है। और जब इस कार्य को संसद, दुनिया के विभिन्न देशों की संसद करने में सक्षम नहीं हो पा रही है, तो ऐसी स्थिति में लोकतंत्र में भी गिरावट आ रही है और एक अथॉरिटेटिव गवर्नमेंट की क्या है, रचना हो रही है। तो मोस्ट वाइटल फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट कि वह कंट्रोल करे, अकाउंटेबल बनाए। पार्लियामेंट इस काम को क्या है करने के लिए कुछ तरीके अपनाती है। क्या क्या तरीके हैं, तो पार्लियामेंट क्या है, एक तो चर्चा के माध्यम से, किसी विषय पर चर्चा के माध्यम से, डेलिब्रेशन के माध्यम से जो सरकार है उस सरकार को क्या करती है, कंट्रोल करती है। जैसे कि आधे घंटे की चर्चा, अल्पकालिक चर्चा या शून्यकाल में चर्चा, ये सब जो चर्चाएं होती हैं, आधे घंटे की चर्चा, अल्पकालिक चर्चा या किसी मुद्दे पर क्या है, अविलंबनीय लोक महत्व के मुद्दे पर क्या है, शून्यकाल में किसी विषय को उठाया जाना, इसके माध्यम से संसद क्या करती है, सरकार को क्या कंट्रोल करती है, सरकार के मंत्री से क्या सवाल पूछती है। डेलिब्रेशन के अलावा यहां पर क्या है, चर्चा के अलावा जो बहस है, यह बहस भी क्या है, यह बहस भी नियंत्रण का एक तरीका है, डिस्कशन भी नियंत्रण का क्या तरीका है। इसके साथ ही जो नियंत्रण करने का काम है वह काम यह है कि संसद चाहे तो किसी विषय पर अनुमति दे सकती है, किसी विधेयक पर अनुमति दे सकती है, और चाहे तो अनुमति क्या है, रोक सकती है। यह अनुमति देने या अनुमति रोकने का जो काम है, यह अनुच्छेद 111 में संसद को दिया गया है। किसी दिए गए विधेयक पर संसद यहां पर उसको क्या है कि मतलब ये क्या है कि राष्ट्रपति ये काम करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति ये काम संसद की तरफ से करते हैं। तो अनुमति दे सकती है, अनुमति क्या है, रोक सकती है। इसके साथ ही क्या है कि संसद किसी भी राशि को जो किसी विषय पर खर्च होनी है उस राशि को देने से मना कर सकती है। यहां पर सैद्धांतिक स्थिति तो ये राशि को देने से मना कर सकती है। जैसे कटौती प्रस्ताव जो आते हैं, वे कटौती प्रस्ताव कटमोशन इसी प्रकार के होते हैं। ये भी कंट्रोल करने का तरीका, उसको फाइनेंशियल कंट्रोल का तरीका कहते हैं। फाइनेंशियल कंट्रोल के तरीके के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि संसद में लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव लाकर, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर वह सरकार को हटा भी सकती है। और इसीलिए जब हम लोग जो संसद है उसके द्वारा उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने की बात करते हैं, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) में जो ये बात कही गई है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, यह उसके उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने वाली जो बात है, यह उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने वाली जो बात, यह बात दरअसल क्या है, संसद के एक बहुत महत्वपूर्ण फंक्शन को क्या बताती है। तो आप दूसरा कि संसद कैसे क्या है विधायी कामकाज करती है, इस विधायी कामकाज को यहां पर इस रूप में क्या है देख सकते हैं। तो यहां पर बच्चों जब इस रूप में आप देखेंगे तो ये एक क्या है,
यह है कि पीडीएफ मिलेगा सर, बिल्कुल मिलेगा। पीडीएफ आपको जो ये है, जो मैं लिख रहा हूं, ये पीडीएफ भेजा जाएगा। और इसके साथ ही मेरे पास कुछ प्रश्न उत्तर भी हैं बच्चों, तो अभी तो नहीं, लेकिन एक आध हफ्ते के बाद मैं थोड़ा अपडेट करके आपको प्रश्न उत्तर भी क्या है, जो बीपीएससी से रिलेटेड प्रश्न है या इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न है, वो प्रश्न भी आपको क्या है भेजे जाएंगे। जैसे कुछ टॉपिक्स के प्रश्न बने हुए हैं, तो उन प्रश्नों को भी आपको क्या है शेयर किया जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट लेवल पर आते हैं कि कार्यपालिका पर कैसे नियंत्रण करती है। तो मैंने आपको समझाया कि यह सबसे महत्वपूर्ण काम है। चर्चा के द्वारा, बहस के द्वारा किसी विधेयक पर अनुमति देने और अनुमति रोकने की प्रक्रिया जब राष्ट्रपति के द्वारा लगाई जाती है, तो भारत के राष्ट्रपति आर्टिकल 79 के तहत पार्लियामेंट के पार्ट हैं। पार्लियामेंट भारत में लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट से मिलकर क्या है बनती है। तो यहां पर प्रेसिडेंट जब ये निर्णय करते हैं तो यहां पर इनके कॉन्टेक्स्ट में करते हैं, तो वह इसी कॉन्टेक्स्ट को यहां पर मैंने आपसे क्या है डिस्कस किया है। फिर इसके साथ ही क्या है कि संसद का फाइनेंशियल फंक्शन भी है, और नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन का जो एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत ब्रिटेन के लोकतंत्र में अपनाया गया था। तो एक भी पैसा कर संसद की अनुमति के बिना नहीं लगाया जा सकता, एक भी पैसे खर्च संसद की परमिशन के बगैर सरकार नहीं कर सकती। इन प्रिंसिपल, ये बात मैं कह रहा हूं, इन प्रिंसिपल बात यही है। तो यहां पर हम लोग नेक्स्ट लेवल पर आए, और वहां नेक्स्ट जो लेवल है उसमें तीसरा पॉइंट जो है वो है कि जो संसद है, इस संसद का जो वित्तीय कामकाज है, जो फाइनेंशियल फंक्शन है, इस फाइनेंशियल फंक्शन को क्या हम लोग समझते हैं। देखिए, संसद का जो वित्तीय कामकाज है, इसको आप ऐसे समझिए कि जो सरकार है, यह सरकार स्पेंडिंग करती है, खर्च करती है, स्पेंडिंग करती है, खर्च करती है। और इसके साथ ही इस खर्च करने के अलावा यह टैक्सेशन के द्वारा, कराधान के द्वारा राजस्व जुटाती है। लेकिन सरकार खर्च करने का काम, कराधान के द्वारा राजस्व जुटाने का काम संसद की परमिशन के बगैर नहीं कर सकती। यहां पर क्या है कि यहां क्या है, इन दोनों काम के लिए संसद की अनुमति चाहिए, संसद की परमिशन चाहिए। और संसद की परमिशन का यहां पर मतलब यह है कि टैक्स भले ही गवर्नमेंट के द्वारा प्रपोज किया जाएगा, इंट्रोड्यूस भले ही गवर्नमेंट के द्वारा न्यू टैक्स किया जाएगा, लेकिन अप्रूव्ड पार्लियामेंट के द्वारा होना जरूरी है। मतलब कर का प्रस्ताव, नए कर का प्रस्ताव, चाहे वो जीएसटी जैसा कर हो या फिर कोई और पॉपकॉर्न जीएसटी टैक्स हो या कुछ भी हो, ये टैक्स जो है, ये टैक्स का प्रपोजल सरकार कर सकती है, लेकिन उस टैक्स पर जो अप्रूवल है वो अप्रूवल पार्लियामेंट देती है। तो यहां पर कुल क्या है कि कर लगाने का कार्य, कर लगाने का जो प्रस्ताव है, यह प्रस्ताव कुल मिलाकर यह प्रस्ताव सरकार करती है, कार्यपालिका करती है, मंत्रिपरिषद का यह प्रस्ताव होता है, वित्त मंत्री इसकी शुरुआत करते हैं, करती हैं, ठीक है। लेकिन कर लगाने के प्रस्ताव, कर लगाने को जो अनुमति है, कर लगाने की जो अनुमति है, वह अनुमति क्या है, वह अनुमति संसद के द्वारा मिलना जरूरी है। इसलिए यह संसद का वित्तीय कामकाज है। तो संसद का वित्तीय कामकाज मैंने बताया। फाइनेंशियल पावर ऑफ द पार्लियामेंट को अगर हम लोग पूरा समराइज करें तो वह रिसोर्स को, जो ग्रांट है, अनुदान है, वह अनुदान प्रदान करती है, उनको अप्रूवल करती है। अगर कोई मिस स्पेंडिंग हो रही है, ओवर स्पेंडिंग हो रही है, तो उसको चेक करती है। और इसलिए यहां पर क्या है कि बजट की प्रक्रिया को अगर देखें, और इसके साथ ही बजट की प्रक्रिया के अलावा अगर कोई ओवर स्पेंडिंग हो रहा है तो उस प्रक्रिया के संदर्भ में जो संविधान में प्रावधान किए गए उनको अगर देखें, तो यहां बच्चों क्या है कि जो फाइनेंशियल पावर है, मतलब अगर मैं यहां पर यह कहूं कि संसद की जो वित्तीय शक्तियां हैं, उन वित्तीय शक्तियों की अगर हम लोग बात करें, तो संसद की वित्तीय शक्तियों में सबसे पहली बात क्या है कि वो अनुदान को अनुमति देती है। इसके साथ ही अनुदान को अनुमति देने के अलावा अगर कोई इसके साथ ही अकाउंट को, जो खाता है, उस खाते से धनराशि को निकाले जाने की अनुमति देती है। संचित निधि जो है, उस संचित निधि से एक भी पैसा संसद की परमिशन के बगैर क्या है नहीं निकाला जा सकता। फिर इसके साथ ही जो तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, वह तीसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि वो फाइनेंशियल जो पावर है, मतलब संसद के जो फाइनेंशियल पावर है, उसमें वो मिस स्पेंड को, ओवर स्पेंड को भी क्या कंट्रोल करती है। तो यहां पर क्या है कि मिस स्पेंड मतलब यहां पर कि ऐसा व्यय को भी नियंत्रित करती है। और बजट को कुल मिलाकर जो अनुमति देने का काम है उसी के संदर्भ में है। बजट को अनुमति देने का जो कार्य है वो एक कार्य इसी के संदर्भ में है। तो यहां पर मैंने आपको फाइनेंशियल जो पावर है वो फाइनेंशियल पावर क्या है बताया। चौथे पॉइंट पर हम लोग आते हैं बच्चों। नेक्स्ट जो यहां पर है कि संसद का प्रतिनिधित्व संबंधी कार्य। चौथा, संसद रिप्रेजेंटेटिव जो फंक्शन है, उस रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन को, तो देखो संसद जो है वो लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, और लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ही लोकसभा बनाई गई है। लोकसभा क्या बनाई गई है? संसद इसके साथ ही राज्यों का भी प्रतिनिधित्व करती है, राज्यों का भी प्रतिनिधित्व करती है। और संसद जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है उसमें बच्चों क्या है कि यह राज्यसभा के द्वारा विशेष तौर पर कार्य होता है, इसलिए इनका नाम ही है लोकसभा और राज्यसभा। इसके साथ ही संसद विभिन्न हितों का भी प्रतिनिधित्व करती है, विभिन्न हितों का, जैसे किसान, मजदूर, ये व्यावसायिक वर्ग, इन सब का क्या है। पार्लियामेंट रिप्रेजेंट्स द नेशनल, द पीपुल, मतलब द नेशनल और पीपुल। इट
तो उसके प्रावधान के संदर्भ में अगर हम लोग देखें तो पार्लियामेंट जो है वह डाइवर्जेंट ग्रुप्स को इस रूप में रिप्रेजेंट करती है कि कुछ साल पहले तक, मतलब अभी एक संविधान संशोधन पहले तक, जो भारत में जो एंग्लो इंडियंस थे, उन एंग्लो इंडियंस के अगर सांसद लोकसभा में नहीं आ पाते हैं चुनाव के द्वारा, तो यह व्यवस्था बनाई गई थी कि उनको क्या है, मनोनीत कर दिया जाए। तो इसका मतलब क्या है कि डाइवर्जेंट जो ग्रुप्स हैं उन ग्रुप्स को क्या है, संसद रिप्रेजेंट करती है। धार्मिक समूह के अलावा संसद सामाजिक समूहों को भी क्या है, इनको भी प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करती है। सामाजिक समूह के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने का मतलब क्या है कि अगर हम महिला आरक्षण के संदर्भ में हम ये कहते हैं कि महिलाओं का एक निश्चित संख्या 11% संख्या हमें संतुष्ट नहीं करती है संसद में रिप्रेजेंटेशन के संदर्भ में, तो यहाँ पर हम महिला सामाजिक समूह की संतुष्टि, महिला सामाजिक समूह के प्रचुर प्रतिनिधित्व के मुद्दे को उठा रहे हैं। फिर इसी तरह से क्या है कि आर्थिक समूह, जो आर्थिक वर्ग हैं, उन आर्थिक वर्गों के भी प्रतिनिधित्व की बात होती है, जैसे कि किसानों के का प्रतिनिधित्व हो, जो मजदूर वर्ग है, कामगार वर्ग है, उनका भी प्रतिनिधित्व हो, जो व्यावसायिक वर्ग है उसका भी प्रतिनिधित्व हो। तो ये सब बातें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सुनिश्चित की जाती हैं। और इतना ही नहीं, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व भी क्या है, संसद में सुनिश्चित किया जाता है, संसद इसको सुनिश्चित करती है। तो क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व में आप देखेंगे कि हमारे यहाँ संसद का जो गठन है वह गठन जिस सिद्धांत के आधार पर होता है, उसमें पूरे देश को, एक लोकसभा का जो गठन होता है उसमें पूरे देश को समान आकार के चुनाव क्षेत्रों में, कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा जाता है, और कॉन्स्टिट्यूएंसी भौगोलिक आकार पर बनती है। तो जनसंख्या और भौगोलिक विस्तार इसको हम साधते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि क्षेत्रीय आधार पर भी संसद क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है। और इसलिए संसद का एक महत्वपूर्ण कार्य है रिप्रेजेंटेशन को सामने रखना। इसके साथ ही एक सांसद जो होता है वो अपने चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। तो जो लोगों का प्रतिनिधित्व है, सामूहिक तौर पर संसद लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन एक जो सांसद है लोकसभा का, वह एक सांसद क्या है, वह लोगों का, मतलब यहां पर एक सांसद जो है वह इस रूप में अगर देखें तो वह अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का, अपने चुनाव क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधित्व क्या करता है, अपने चुनाव क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधित्व क्या करता है। तो ये हुआ। इसके साथ जो संसद है वह डिबेटिंग फंक्शन भी करती है। तो ये प्रतिनिधित्व संबंधी कार्य आप लोगों ने बच्चों नोट कर लिया होगा। इसको मैंने कॉन्सेप्चुलाइज किया कि आप लिखेंगे कैसे, क्योंकि ये सब लिखना इतना आसान मुख्य परीक्षा में नहीं होगा जब तक क्या है कि चीजें ना हो। गौतम आपने लिख लिया, मैं क्या आगे बढ़ूं, मुझे आप अपने चैट में बता सकते हैं, मैं अपने चैट को देख पा रहा हूं। और क्या अभी तक मैंने जो बताया है बच्चों वो समझ में आ गया है? कहीं किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, किसी भी प्रकार का कोई डिस्कनेक्ट अगर है, मतलब कॉन्सेप्ट के लेवल पर, कंटेंट के लेवल पर, तो आप पूछ सकते हैं। एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़ूं मैं? यहां तक आपने नोट कर लिया बच्चों? एक बार चैट में आप बताएं, रोशन, अभिमन्यु, दिया, कृष्णा, गौतम, एक बार अपने चैट बॉक्स में क्या है इस बात को बताएं। कहीं किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? नीतीश, कनेक्ट कर पा रहे हैं आप लोग? जो मैं टॉपिक आपको करवा रहा हूं उस टॉपिक को आप कनेक्ट कर पा रहे हैं? कहीं कोई समझने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, मैं मान रहा हूं कि कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे जरूर अपने इसमें बताएंगे, अपने चैट में क्या है बताएंगे, ठीक है। धार्मिक ग्रुप को कैसे करती है? देखिए यहाँ पर धार्मिक समूहों को ऐसे करती है, धार्मिक जो समूह है, तो हमारे यहाँ यद्यपि चुनाव जो है, यद्यपि चुनाव में धार्मिक आधार नहीं लिए जाते, धार्मिक आधार नहीं लिए जाते, लेकिन लोकसभा, संसद में जो लोकसभा का गठन है वह क्षेत्र के आधार पर होता है। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग धार्मिक समूह हैं, इसलिए धार्मिक समूहों का भी जहां पर वे ज्यादा संख्या में हैं, उस ज्यादा संख्या वाले क्षेत्र में उनका ही क्या है, चुने जाने की संभावना अधिक होती है। जैसे कि अगर पंजाब में सिख ज्यादा हैं तो इस बात की संभावना है कि फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम जो लोकसभा के गठन में अपनाया जाता है कि पहले पाओ खंभा चुने की पद्धति, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम, इसमें हम समान आकार के चुनाव क्षेत्रों में सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी को सीट देते हैं। तो समान आकार के चुनाव क्षेत्र और सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाला, सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाला कौन होगा? जिसकी संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। इसलिए बच्चों यहां पर यह माना जाता है कि जो फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम है उसमें जिस ग्रुप की संख्या ज्यादा होगी अपने आप रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। और ये पर्टिकुलर ग्रुप, जैसे मान लीजिए कि पंजाब में जालंधर से या पंजाब में लुधियाना से, चूंकि वहां पर सिख कम्युनिटी ज्यादा है, इसलिए जाहिर सी बात है कि सिख कम्युनिटी के ज्यादा होने से जो उनका रिप्रेजेंटेशन होगा वो स्वाभाविक तौर पर सिखों के संदर्भ में हो सकता है। जैसे मैं दिल्ली में, हम लोग मुखर्जी नगर में तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र में है, तो तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल मिलाकर जो पंजाबी कम्युनिटी है वो पंजाबी कम्युनिटी पॉपुलेशन के हिसाब से ज्यादा है, इसलिए किसी पंजाबी कैंडिडेट के जीतने की संभावनाएं क्या होती हैं, ज्यादा होती हैं। जबकि आप यहीं यमुना पार के इलाकों में, ट्रांस यमुना के इलाकों में चले जाएंगे, वहां पर पूर्वांचल का समाज ज्यादा है, तो वहां पर पूर्वांचल के लोगों को जीतने की संभावना होती है। यद्यपि हमारे जो सांसद हैं वो मनोज तिवारी जी हैं, और मनोज तिवारी अगर सांसद हैं तो इसका मतलब यह है कि बिहार और उत्तर प्रदेश से आए हुए पूर्वांचली लोगों का यहां पर जो संख्या है वो संख्या ज्यादा है, तो उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए उनके कम्युनिटी से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति होगा उसको समर्थन दे देंगे। इसलिए बहुत स्वाभाविक तरीके से क्या, जिसकी संख्या जिस क्षेत्र में ज्यादा है उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा कि जब आप भौगोलिक आकार पर, क्योंकि लोकसभा का गठन जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज के आकार पर होता है और कॉन्स्टिट्यूएंसीज का एक भौगोलिक आकार होता है, इसलिए भौगोलिक आकार के संदर्भ में क्या है ये है। फिर एक दिन सर, एक दिन फिर लिखवाइए एक दिन। अच्छा ठीक है, तो लिखवाने का भी कार्य हो जाएगा या लिखवाने से जुड़ी हुई जो आवश्यकता है उसको भी पूरा किया जाएगा। आपकी नोट्स की जो चिंता है स्वर्ण आर्या, मैं उस नोट्स की चिंता को क्या है कि ये उसको भी समझ रहा हूं, तो वो भी आपका कंसर्न क्या पूरा होगा। तो यहां पर आप समझ गए होंगे कि संसद कैसे रिप्रेजेंटेशन वाला फंक्शन करती है। और रिप्रेजेंटेशन वाला फंक्शन मतलब ये नहीं कि हमारे यहां जो गठन किया गया है वो गठन क्या है, धार्मिक आधार पर किया गया, नहीं। जो निर्वाचन का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को क्या है, धार्मिक संदर्भ में क्या लिया गया है। तो ये हुआ पार्लियामेंट के बारे में। अब हम लोग अगले पॉइंट को, अगला जो पॉइंट है उस अगले पॉइंट को लेते हैं। तो यहां पर नेक्स्ट लेवल पर हम लोग जाते हैं, वित्तीय का प्रतिनिधित्व का कामकाज हुआ। फिर इसके साथ ही क्या है, संसद क्या है, बहस का एक बहुत महत्वपूर्ण क्या है, मंच है। तो यहां पर हम लोग लेते हैं कि संसद जो है इसका डिबेटिंग फंक्शन क्या है। सबसे पहली बात यह है कि संसद जो है वह हाईएस्ट फोरम ऑफ डिबेट है। हाईएस्ट फोरम ऑफ डिबेट है, बहस का उच्चतम क्या है, मंच है, ठीक है।
और इस रूप में क्या है कि बहस के उच्चतम मंच से आशय क्या है, तो इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि नो लिमिटेशन ऑन इट्स पावर ऑफ डिस्कशन। जो संसद का डिस्कशन करने का जो पावर है, उस पावर पर कोई लिमिटेशन नहीं है। सांसदों को विशेषाधिकार दिया गया है। जैसे कि आप इसको अगर हम लोग हिंदी में लिखें तो जो सांसद हैं उनके बहस की शक्तियों पर कोई सीमा नहीं लगाई जा सकती। यह अनुच्छेद 105 के तहत संसदीय विशेषाधिकार में है कि सांसद अपनी बात को सदन के भीतर बिना किसी संकोच के कह सके और उनके इस कहने के आधार पर उन पर कोई कार्रवाई क्या है नहीं की जा सकती है। तो यहां पर इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो संसद का यह जो काम है या यह जो शक्तियां हैं, उस पर उन शक्तियों को क्या है, कोई भी उस पर कोई लिमिटेशन नहीं है। मेंबर्स आर फ्री टू स्पीक ऑन एनी मैटर विदाउट फियर। ये 105 के तहत जो संसदीय विशेषाधिकार दिए गए हैं। अब इसमें क्या है कि इसको क्यों दिया गया है, क्योंकि जो डिस्कशन है यहां पर, अगर मैं यहां पर ये दूं कि संसद में जो संसद सदस्य हैं उनको बहस करने की शक्तियां असीमित क्यों दी गई हैं, तो यहां ये माना गया है कि डिस्कशन जो है, यह जो डिस्कशन है, इस डिस्कशन से धीरे धीरे क्या है, यहां पर ये जो डिस्कशन है, इस डिस्कशन से डिसीजन मेकिंग क्या है जुड़ा हुआ है, डिसीजन मेकिंग जुड़ी हुई है। दरअसल बहस से, विचार विमर्श से निर्णय लेने की प्रक्रिया जुड़ी हुई है और इसीलिए सांसदों के बहस करने पर किसी भी प्रकार की कोई रोक क्या नहीं है। अब यहां पर लेकिन पार्लियामेंट के डिबेटिंग फंक्शन पर हाल के वर्षों में एक विवाद खड़ा हुआ है और वो विवाद ये है कि कुछ लोग क्या है इसके फेवर में हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो क्या है डिबेटिंग फंक्शन जो है, ये डिबेटिंग फंक्शन दरअसल पार्लियामेंट में डिसरप्शन का कारण हो गया है। दरअसल क्या है कि पार्लियामेंट जो है वो डिबेट का एक बहुत बड़ा मंच है। तो जो लोग इसके पक्ष में हैं वो पक्ष में क्यों हैं, वो इसी वजह से पक्ष में हैं कि डिबेट का, इसलिए क्योंकि जो हार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक जो डिसीजन मेकिंग है, वो डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग क्या है, डिस्कशन से बना हुआ है। मतलब डिस्कशन कॉन्स्टिट्यूट हार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। जो बहस है वह लोकतंत्र में निर्णय प्रक्रिया का सारतत्व है। लेकिन जो लोग इसके विपक्ष में हैं, वो विपक्ष वाले लोग क्या हैं, वो कहते हैं कि जो ज्यादा बहस है वो कम निर्णय की तरफ ले जाती है। मोर यू डिस्कस एनीथिंग लेस यू विल फाइंड डिसीजन मेकिंग। तो यहां पर यह भी है कि महात्मा गांधी जैसे लोगों ने हिंद स्वराज में संसद के बहस करने वाले कार्य का मखौल तक उड़ाया है। उन्होंने कहा कि संसद एक बातूनी दुकान है, संसद में कुछ काम नहीं होता, केवल बातचीत होती है। और उनके इसका यहां पर क्या है कि जब हम बहुत डिस्कशन करते हैं तो काम नहीं करते हैं। तो इसलिए यहां पर विपक्ष में, इस पूरे फंक्शन के विपक्ष में क्या है, महात्मा गांधी जैसे लोग रहे हैं। और महात्मा गांधी जैसे लोगों ने क्या कहा कि जो संसद है, ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है, वह बातूनी दुकान बनकर रह गई है। भारत की भी जो संसद है, भारत की संसद में भी आप सभी जानते हैं कि बहुत अच्छी क्वालिटेटिव डिस्कशन नहीं हो पा रही है। इसलिए यह कहना कि डिस्कशन का अनलिमिटेड पावर डिसीजन मेकिंग की तरफ ले जाएगा, इट्स नॉट अ सिंपल फार्मूला जो हर जगह क्या है लागू होगा। और इसके साथ ही क्या है, संसद के डिबेटिंग फंक्शन में हाल के वर्षों में डिक्लाइन हुआ है। यह डिक्लाइन तीन चार कारणों से क्या हुआ है उसको क्या हम लोगों को समझना है। अब यहां पर क्या है कि संसद के कामकाज में, नेक्स्ट यहां पर कि संसद के बहस संबंधी कामकाज में जो गिरावट है, उस गिरावट को हम लोग क्या है देखते हैं। उस गिरावट में क्या है, पहला कारण है स्ट्रिक्ट पार्टी डिसिप्लिन, कठोर दलीय अनुशासन। अब ये क्या है, अपने अपने राजनीतिक दल का जो स्टैंड है, उस राजनीतिक दल के स्टैंड को छोड़कर अपने मन की बात आप नहीं कर सकते। तो स्ट्रिक्ट पार्टी डिसिप्लिन ने क्या है, संसद के बहस संबंधी कामकाज में क्या है, गिरावट लाई है। फिर इसके साथ ही जो दल बदल विरोधी जो प्रावधान हैं, जिनको 10वीं अनुसूची में 52वां संविधान संशोधन करके 1985 में जोड़ा गया, ये भी क्या है, दल बदल विरोधी जो प्रावधान है, वो दल बदल विरोधी प्रावधान भी इसमें क्या आते हैं। फिर इसके साथ ही क्या है कि तीसरा ग्रेजुअल डिक्लाइन इन सेशंस। पार्लियामेंट्री सेशंस, जो ग्रेजुअल डिक्लाइन है, वह ग्रेजुअल डिक्लाइन क्या है कि धीरे धीरे क्या है, धीरे धीरे संसद के सत्रों में कमी आना, लंबे लंबे सत्र या पहले की तरह संसद की उतनी बैठकें क्या है नहीं होती हैं। फिर इसके साथ ही बहस पर कम समय खर्च करना, जल्दी से जल्दी विधेयक को पारित करने की कोशिश करना, लेस टाइम स्पेंट इन डिबेट, बहस पर कम समय खर्च करना, यह सब क्या है। और इसके अलावा जो सांसद हैं, सांसदों को विकास संबंधी कार्य प्रदान कर देना। विकास संबंधी कार्य प्रदान करना, सांसदों को विकास संबंधी कार्य, जैसे भारत में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम को द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने, सेकंड एआरसी ने बंद करने का सुझाव दिया था। इसमें कहा गया था कि सांसदों की जो भूमिका है, उस भूमिका को ही ये स्कीम क्या बदल देती है।
हमारे सांसदों का जो ध्यान है वो 5 करोड़ रुपया खर्च करने के काम में इतना ज्यादा लग जाता है कि वे दिल्ली आकर लोकसभा का सेशन जो होता है उस सेशन में शिरकत करने के लिए जो उनको एक संजीदा तैयारी होनी चाहिए वो कर ही नहीं रहे हैं। बहुत सारे सांसदों के संदर्भ में मुद्दे आ रहे हैं। तो इसलिए ये कहा गया कि सांसद का पहला काम क्या है? सांसद का पहला काम है विधायी कामकाज। सांसद का काम है अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करना। विकास का काम सरकार का काम है, विकास का काम प्रशासनिक अधिकारियों का काम है। विकास का काम हम सांसद को पैसा सैंक्शन करने वाले एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते। तो ये इसलिए कहा जाता है कि ये भी एक क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, रीजन है संसद के कामकाज की गिरावट के संदर्भ में। तो संसद के यहां पर बच्चों इस पॉइंट से बहुत सारे सवाल क्या है कि संसद के बहस संबंधी कामकाज में क्यों क्या है गिरावट हुई है, इसको क्या है, इस चीज को क्या है देखा गया है। ठीक है, अब यहां पर नेक्स्ट जो है कि फिर इसके साथ ही क्या है कि देखिए संसद का एक और काम है और वह है संवैधानिक कामकाज। संवैधानिक कामकाज, कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन। संवैधानिक कामकाज, संवैधानिक कामकाज को आप ऐसे समझिए कि संसद की जो शक्ति है उस शक्ति को हम लोग दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक संसद की विधायी शक्ति, यह विधायी शक्ति अनुच्छेद 246 के तहत है, अनुच्छेद 246 के तहत है। और इसमें क्या है, संसद जो है संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने की अनन्य शक्ति रखती है। संसद की एक और शक्ति है वह है संविधायी शक्ति। यह संविधायी शक्ति संसद को अनुच्छेद 368 के तहत क्या है मिलती है। इसके द्वारा संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। जो एक कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है यह क्या है, इस पर एक ही लिमिट है और वह है बुनियादी ढांचे का सिद्धांत। बुनियादी ढांचे का जो सिद्धांत है आगे आपको विस्तार से पढ़ाया जाएगा। संसद की संविधायी शक्ति पर जो अनुच्छेद 368 के तहत दी गई है उस पर एक लिमिट्स जो इंपोज की गई है वो बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्रिन से आती है। इसका मतलब कि संसद पूरे संविधान को बदल सकती है लेकिन बुनियादी ढांचे में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती। यहां पर यह संसद का संवैधानिक कामकाज है। यह संसद का जो संवैधानिक कामकाज है यह भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर इसके साथ ही बच्चों यहां पर जो मैंने आपसे कहा कि जो संसद का कामकाज है उस संसद के कामकाज में मैंने आपको यहां पर बहस के मंच, संवैधानिक कामकाज, फिर निर्वाचन संबंधी कार्य और यहीं पर बच्चों क्या है एक न्यायिक कार्य, ये 8वां एक न्यायिक कार्य। तो अब हम लोग निर्वाचन संबंधी जो कार्य है उस निर्वाचन संबंधी कार्य को भी क्या है, निर्वाचन संबंधी कार्य को भी हम लोग यहां पर देख सकते हैं। तो नेक्स्ट लेवल पर हम लोग आते हैं बच्चों, और नेक्स्ट लेवल पर जब आएंगे तो यहां पर निर्वाचन संबंधी कार्य। निर्वाचन संबंधी कार्य में एक तो संसद राष्ट्रपति का निर्वाचन करती है, अनुच्छेद 54 संसद अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन करने का कार्य करती है। और इसके साथ ही अनुच्छेद 66 के तहत उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का कार्य करती है। यहां इसके साथ ही जो संसद है वह जुडिशियल फंक्शंस भी क्या करती है। जुडिशियल फंक्शंस में क्या है, उसके पास रिमूवल पावर्स हैं, किसी पद से किसी को हटाने की क्या शक्ति है। और यहां पर जो रिमूवल पावर है वह अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति को हटाने की शक्ति रखती है। अनुच्छेद 67 के तहत उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधी संकल्प की शुरुआत राज्यसभा से होगी लेकिन लोकसभा को भी उसका अनुमोदन करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं इन न्यायाधीशों को हटाने का काम करती है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी हटाने का कार्य करती है। और इसके साथ ही अनुच्छेद 217 के तहत वह उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों के जो जजेज हैं उनको भी हटाने का कार्य करती है। यह संसद की महत्वपूर्ण न्यायिक शक्तियां हैं। यहां संसद एक क्वासी जुडिशियल काम करती है। 148 के तहत वो सीएजी को भी क्या हटाती है। यहां पर अनुच्छेद 148 के तहत वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को भी हटाने का कार्य करती है। यहां संसद क्वासी जुडिशियल अर्ध न्यायिक कार्य की शक्ति रखती है। तो क्वासी जुडिशियल उसका क्या है, फंक्शन है। यह है संसद की शक्तियां। इस तरह से मैंने आपको बताया कि संसद कैसे कितने संदर्भों में कामकाज क्या करती है। अगर आपका कोई प्रश्न हो बच्चों, अगर आपका कोई पॉइंट हो तो उस पॉइंट को क्या पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क। ठीक है, स्वर्ण, आर्या, अभिमन्यु, नीतीश, रोशन, जितने भी बच्चे लाइव हैं वो कृपया इस बात को बताएं कि कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है।